आज हम बात करेंगे लेबनान के बारे में। एक ऐसा देश जिसका इतिहास कह सकते हैं बहुत लंबा और उलझा हुआ है। इसकी कहानी को गढ़ा है इसके खास भूगोल और यहाँ आई अनगिनत सभ्यताओं ने। तो इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका प्राचीन दौर, फिर जानेंगे कि कैसे ये अलग-अलग धर्मों का घर बना। इसके बाद साम्राज्यों का दौर, फिर एक आधुनिक देश का बनना और आखिर में गृह युद्ध से लेकर आज के संकट तक की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, प्राचीन चौराहा यानी फोनीशियाई लोगों से लेकर रोमन साम्राज्य तक का दौर। अच्छा, एक सवाल है, प्राचीन ग्रीस और रोम, इनकी वर्णमाला में क्या कोई चीज कॉमन है? सोचिए जरा। इसका जवाब हमें उसी महान सभ्यता से मिलता है जिसकी शुरुआत ठीक इसी समुद्री तट पर हुई थी। और जवाब है फोनीशियाई लोग। इनका सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी आविष्कार था दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला। इसी से आगे चलकर ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाएं बनी। मतलब आज हम जैसे लिखते पढ़ते हैं उसकी जड़ें यही हैं। ये लोग समुद्र के असली स्वामी थे, पूरे भूमध्य सागर में फैले हुए थे और कार्थेज जैसी बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसाई थीं। अब देखिए, ये जगह इतनी अहम थीं कि हर बड़ी ताकत इसे अपने पास रखना चाहती थी। पहले फारसी साम्राज्य ने इसे अपने में मिलाया, फिर आए सिकंदर महान और उनके बाद पूरा इलाका जनरल पोम्पी के हाथों रोमन गणराज्य का हिस्सा बन गया। मतलब सदियों तक यहाँ एक के बाद एक साम्राज्यों का राज रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेबनान के इन पहाड़ों ने कैसे इसकी एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाई। ये जो लेबनान के ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ थे ना, ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये एक तरह से पनागाह थे। जब भी कहीं धार्मिक संकट आता, लोग जुल्म से बचने के लिए इन्हीं पहाड़ों में शरण लेते थे और इसी वजह से यहाँ इतनी धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि मेरोनाइट्स, ये एक पूर्वी ईसाई समुदाय थे जो सेंट मैरॉन की शिक्षाओं को मानते थे। जब रोमन साम्राज्य में इन पर जुल्म हुए तो ये पहाड़ों में चले आए और यहीं से उन्होंने रोम में पोप के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान किया। कह सकते हैं कि इन पहाड़ों ने ही इनकी पहचान को बचाया। और फिर एक और समुदाय है ड्रूज। ये एक अलग धर्म है जो 11वीं सदी में शिया इस्लाम से निकला। इन्होंने भी लेबनान के दक्षिणी पहाड़ों में अपनी मजबूत जगह बनाई। तो इस तरह ये पहाड़ दो बड़े समुदायों का घर बन गए। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस लंबे दौर की जब यहाँ बड़े बड़े इस्लामी साम्राज्यों का शासन था। और ये दौर खत्म होता है 400 साल के उस्मानी यानी ऑटोमन राज पर। ये टाइमलाइन देखिए, लगभग 1000 साल का इतिहास है इसमें। शुरुआत हुई मुस्लिम अरबों की जीत से, जिसके बाद राशिदून, उमैयद और अब्बासिद जैसी खिलाफतें आईं। फिर बीच में क्रूसेडर्स का दौर भी आया और आखिर में मेमलुक सल्तनत के बाद 16वीं सदी में ये पूरा इलाका बढ़ते हुए उस्मानी साम्राज्य के कब्जे में आ गया। एक लंबे अरसे तक इन पहाड़ों में ड्रूज और ईसाइयों के बीच रिश्ते काफी हद तक अमन चैन वाले रहे। वो साथ साथ रहते थे, लेकिन जैसा कि कहा गया है, कुछ अवधियों को छोड़कर। और यही कुछ अवधियां कहानी में एक नया मोड़ लाती हैं। और वो मोड़ आया 1860 के गृह युद्ध के रूप में। समुदायों के बीच हिंसा इतनी बढ़ी कि करीब 10,000 ईसाइयों की मौत हो गई। इस जंग ने न सिर्फ 400 साल पुराने माउंट लेबनान अमीरात का अंत कर दिया, बल्कि इसने यूरोपीय ताकतों को सीधे दखल देने का बहाना भी दे दिया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम मोड़ था। और यहीं से शुरुआत होती है एक आधुनिक राष्ट्र के बनने की। ये दौर था फ्रांसीसी मैंडेट और फिर आज़ादी का। यहाँ एक दिलचस्प तुलना है। उस्मानी दौर में एक स्वायत्त प्रांत था जिसे माउंट लेबनान मुत्सरीफात कहते थे। ये छोटा सा इलाका था जो मेनली पहाड़ी इलाकों पर ही फोकस था। लेकिन जब फ्रांसीसी आए तो उन्होंने ग्रेटर लेबनान बनाया। इसमें उन्होंने तटीय शहरों और बेका घाटी को भी जोड़ दिया। इस एक कदम ने यहाँ का पूरा डेमोग्राफिक और सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर शुरू हुआ आज़ादी का सफ़र। 1926 में लेबनानी गणराज्य बना। उसी साल एक लोकतांत्रिक संविधान भी अपनाया गया और आखिर में 26 नवंबर 1943 को लेबनान को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी के बाद का सफ़र आसान नहीं था। अब हम उस दौर की बात करेंगे जो अंदरूनी लड़ाइयों और उथल-पुथल से भरा हुआ है। गृह युद्ध से लेकर आज के बड़े संकट तक। 1975 से 1990 तक चला लेबनान का गृह युद्ध बहुत ही जटिल था। एक तरफ ईसाई मिलिशिया थी तो दूसरी तरफ पीएलओ, मुस्लिम मिलिशिया और लेफ्ट विंग ड्रूज का गठबंधन। मामला तब और बिगड़ गया जब 1976 में सीरिया और 1982 में इजराइल भी इसमें कूद पड़े। 15 साल बाद जब ताइफ समझौते से ये जंग खत्म हुई, तब तक करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके थे
और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। 21वीं सदी भी चुनौतियों से भरी रही। साल 2000 में इजराइल दक्षिणी लेबनान से हटा। 2005 में प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या हुई, जिससे देवदार क्रांति भड़क उठी, और उसी साल 29 साल बाद सीरियाई फौजें भी वापस गईं। और हाल ही में 2022 में देश के भयानक आर्थिक संकट में डूबने के बाद पहले चुनाव हुए। और ये हमें आज की हकीकत पर ले आता है। 1 फरवरी 2023, इस दिन देश के सेंट्रल बैंक ने लिबनानी पाउंड की कीमत एक झटके में 90% गिरा दी। जरा सोचिए, 90%! ये देश के कितने गहरे आर्थिक संकट में है, इसका सीधा सीधा सबूत है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, लेबनान जो हमेशा से इतिहास का एक चौराहा रहा है, जहां संस्कृतियां और साम्राज्य आकर मिलते और टकराते रहे, क्या वो इस मुश्किल दौर से निकलकर आगे का कोई नया रास्ता खोज पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।